गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस ऑनलाइन क्लास के तहत ब्रिटिश संविधान का उद्भव एवं प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यद्यपि भारत की जनता ने शांतिपूर्ण संघर्ष करके ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाई है, फिर भी यह संबंध इतने सुदृढ़ हैं कि हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्था, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र, ब्रिटेन का राजनीतिक व्यवस्था पर काफ़ी कुछ आधारित है। आकार के आधार पर यह छोटा जरूर है और विशेष प्रभावित नहीं करता, फिर भी यह वही देश है जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, या जब ब्रिटिश शेर गरजता है तो सारी दुनिया मूर्छित हो जाती है। आज यद्यपि इसका वह साम्राज्य नहीं रहा जिसके कारण यह ग्रेट ब्रिटेन कहलाया, परंतु फिर भी यह विश्व की 5 बड़ी शक्तियों में से एक है। इसी आधार पर ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनाया गया था। इस छोटे से देश का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का केवल 0.2% है तथा संसार के राष्ट्रों में इसकी गिनती 75वें स्थान पर होती है, 75। इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मील से कम है, जो कि फ्रांस का 2/5 भाग है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के 1/30 भाग से भी कम है। यूरोप और इसके बीच में इंग्लिश चैनल नामक समुद्र है। इस चैनल ने ब्रिटेन के लिए एक प्राकृतिक प्रहरी का काम किया है। इसके किसी भी भाग की दूरी समुद्र तट से 60 मील से अधिक नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन संसार के देशों में 11वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह 4थे स्थान पर है। संसार के कच्चे माल के उत्पादन का 2/5 भाग ब्रिटेन आयात करता है और इसके बदले में लगभग इतना ही सामान तैयार करके निर्यात करता है। इसकी व्यापारिक क्षमता संसार में दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन का नाम प्राचीन ब्रिटोन्ज या ब्राइथोन्ज से बना है। सेल्टिक लोगों का समुदाय था जो 1000 ईसा पूर्व इंग्लिश चैनल को पार करके यूरोपीय महाद्वीप से आकर यहाँ बस गए। गाल्स नामक एक अन्य समुदाय जो बाद में स्कॉटलैंड, आयरलैंड में आकर रहने लगा, ग्रेट ब्रिटेन के 4 प्रदेशों से मिलकर बना है। ये 4 प्रदेश हैं: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। आप लोग इसकी लोकेशन मैप में देख सकते हैं। ये यूरोप है और यूरोप के कुछ इधर ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है और ये जो है बीच में इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है। अंडरस्टैंड? तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि ब्रिटेन पहले यूरोपीय महाद्वीप का ही भाग था। पाषाण युग, स्टोन एज के बाद ही उससे अलग द्वीप बना। आधुनिक ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय चरित्र उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के प्रभावों से ही बना। ट्यूटोनिक भाषा इसने ईरान, राइन, एल्वी तथा साइन की घाटियों से ली तथा ईसाई धर्म पश्चिमी भूमध्य सागर से आया। कई शताब्दियों तक ब्रिटेन का संरक्षण इसके चारों ओर समुद्र करता रहा। समुद्री सीमा चारों ओर से थी तो ब्रिटेन
को कई मायने में समुद्री सीमाओं के कारण सुरक्षा मिल जाती थी। इसी के कारण द्वितीय महायुद्ध के अंत तक यह विश्व की सर्वोच्च नौसैनिक शक्ति नेवल पावर बना रहा। युद्ध में यहाँ के निवासियों ने लंबी समुद्र यात्राएं की तथा पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। समुद्री यात्राओं की सफलता से प्रोत्साहित होकर यहाँ के निवासी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तक पहुँचने लगे। इन देशों में यह केवल निवास ही नहीं करने लगे बल्कि अपने देश का वहाँ पर प्रभुत्व भी स्थापित किया। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है क्योंकि इसके उपनिवेश स्वतंत्र हो गए हैं। उनमें से अधिकांश तो अब भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। यद्यपि भारत सहित कुछ देश गणतंत्र बन गए, फिर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य स्वतंत्र होते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश वर्तमान में भी अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ सर्वोच्च मानी जाती हैं, जबकि भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र है। यहाँ की जलवायु परिवर्तनशील है। वायुमंडल में काफ़ी नमी पाई जाती है। यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। कभी कभी तो लगातार कई दिनों तक सूर्य उदय नहीं होता। संचार तथा यातायात व्यवस्था वर्ष के अधिकांश दिन सुचारू रूप से चलती रहती है, जबकि इसकी तुलना में रूस में संचार व्यवस्था वर्ष के 8 महीने असामान्य रहती है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का एक ऐसा देश है जिसे विश्व की महान शक्तियों में से एक माना जाता है। यह देश यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा पृथक एक द्वीपीय देश है। चारों ओर सागर से घिरा हुआ यह देश महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बोलचाल की भाषा ब्रिटेन कहा जाने वाला यह देश औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम यूके के नाम से जाना जाता है। लोग और उनके धर्म, द पीपल एंड दियर रिलीजन्स। ब्रिटेन की जनसंख्या सदस्यता पाई जाती है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के कोई संगठित समुदाय नहीं हैं। जो थोड़े बहुत प्रवासी बाहर से आए वे यहाँ के निवासियों में ही मिल गए। धार्मिक और जातीय भिन्नता भी यहाँ की एकता को भंग ना कर सकी। बहुसंख्यक ब्रिटेनवासी ईसाई मत को किसी न किसी रूप में मानते हैं। 557 ईस्वी से ही यहाँ की सभ्यता पर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। सेंट अगस्टाइन ने पोप ग्रेगरी प्रथम के दूत के रूप में यहाँ भ्रमण किया था। तभी से गिरजों के पादरियों ने वहाँ की जनता तथा शासकों पर प्रभाव डालना शुरू किया। अनेकता में एकता की विशेषता ने ब्रिटिश चरित्र को वह गुण प्रदान किया जो कि वहाँ के राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक तथा उसके विरोधी संप्रदाय नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट्स में प्रायः संघर्ष होता रहता था, परंतु वहाँ पर दोनों संप्रदाय अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं और उनका स्वतंत्रता से प्रचार करते हैं। वे दिन प्रतिदिन की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। द चर्च ऑफ इंग्लैंड वहाँ की राजकीय चर्च है। राजा औपचारिक रूप से चर्च का अध्यक्ष होता है, परंतु व्यवहार में राज्य और चर्च एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते। यह सच है कि चर्च के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति क्राउन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। संसद को चर्च की नीतियों में परिवर्तन करने का अधिकार है, परंतु सामान्यतः ऐसा काम ये चर्च अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं करते।
17वीं शताब्दी में जब सम्राट दैवी शक्तियों का प्रयोग करता था, उस समय का एक नारा था, पादरी नहीं तो राजा नहीं। अर्थात धर्म के नाश के साथ राजनीतिक सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। साहित्य और शिक्षा। अंग्रेजी साहित्य का संसार में गौरवपूर्ण स्थान है। भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्यतः ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। अंग्रेजी साहित्य का तो विशेष प्रभाव है। संसार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने अपने ज्ञान से ब्रिटेन को ही नहीं अपितु संसार के अन्य देशों को भी प्रभावित किया, इंग्लैंड की भूमि पर ही जन्मे थे, जिनमें शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे महान नाटककार, शैली, कीट्स, मिल्टन जैसे महाकवि, चार्ल्स डिकिंज, टॉमस हार्डी जैसे उपन्यासकार, वर्ट्रेड रसल जैसे दार्शनिक, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन और लास्की जैसे राजनीतिक विचारक उल्लेखनीय हैं। मैकाले जैसे शिक्षा शास्त्रियों को जन्म भी इसी देश में हुआ था। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यहाँ के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के सुयोग्य विद्यार्थियों के आकर्षण के केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञान, तकनीकी तथा कानूनी शिक्षा के लिए भी अनेक प्रसिद्ध संस्थाएं हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक सेनानियों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने भी अपनी उच्च शिक्षा ब्रिटेन में पाई है। हमारे कई युवक युवतियां आज भी ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि असामान्य विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक सहभागिता के रूप में उत्पन्न करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने ब्रिटिश राजनीतिक पद्धति को पुष्टि करने में पर्याप्त योगदान दिया है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन उस अलिखित संविधान से प्रेरणा लेके भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप। नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन क्रांति के दार्शनिक टॉमस पेन के अनुसार जहां संविधान साक्षात रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं है। उन्होंने कहा था, क्या श्रीवर्क अंग्रेजी संविधान प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं तो हमारा यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि ब्रिटिश संविधान की बहुत चर्चा होते हुए भी संविधान नाम की वस्तु का अस्तित्व ना तो पहले था और ना आज है। इसी प्रकार फ्रांस के विद्वान अलेक्सिस द टकवील का विचार था, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। इस पर अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका संविधान तो संसार का सबसे प्राचीन संविधान है। संविधान के बिना किसी राज्य या उसके प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। टॉमस पेन तथा तकवील के भ्रम का कारण उनकी संविधान की अपनी परिकल्पना थी, जिसमें लिखित दस्तावेज को आवश्यक माना जाता है। परंतु संविधान की व्यापक परिभाषा में विषय पर अधिक बल दिया जाता है तथा लिखित रूप पर कम। भारतीय संविधान के बारे में ऐसी आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका लिखित उल्लेख उपलब्ध है। परंतु संविधान का सदा लिखित होना आवश्यक नहीं है। आगबाजिक के शब्दों में संविधान के लिखित भाग के अतिरिक्त अभिसमय, व्याख्याएं तथा संविधियां भी उसके अभिन्न भाग होते हैं। शासन प्रणाली का इनसे उतना ही संबंध है जितना लिखित संविधान के उपबंधों से।
संविधान का विस्तृत परिभाषा करते हुए न्यूमैन ने भी इसे उन नियमों का संग्रह बताया है जिसके अनुसार सरकार के अंगों का संगठन, उनकी शाखाएं तथा विभाजन, इन अंगों के पारस्परिक संबंध, इनका लोगों से संबंध तथा तरीका पाया जाता है जिसके अनुसार सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। इस प्रकार की परिभाषा ब्रिटिश संविधान के लिए लागू की जा सकती है तथा अमेरिका और भारत के लिए भी ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता है कि इसका किसी निश्चित समय या निश्चित तिथि को निर्माण नहीं किया गया, अपितु यह विकास का परिणाम है। अर्थात ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास हुआ, परंपराओं के आधार पर, अभिसमयों के आधार पर, समय समय पर जो कानून बने उनको आधार बना लिया गया। कोई लिखित दस्तावेज नहीं, लेकिन फिर भी उसका क्रमिक विकास होता गया। इसका अधिकांश भाग अभिसमयों, परिपाटियों पर आधारित है। दूसरा, ब्रिटिश न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं है कि वे किसी संसदीय अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकें, जबकि भारतीय न्यायालय में यह शक्ति है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून में जुडिशियल रिव्यू के आधार पर समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर संसद सर्वोच्च है। टॉमस पेन और तकवील दोनों की आलोचना का आधार एक लिखित दस्तावेज का ना होना था। वे संविधान के सार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कहा था कि संविधान उन नियमों का संग्रह है जो चाहे लिखित हो या अलिखित, परंतु जो राज्य की संप्रभु शक्ति के विभाजन और उपयोग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन हमें मुनरो के शब्दों में मिलता है। उसके अनुसार ब्रिटिश संविधान विभिन्न संस्थाओं, आदतों तथा व्यवहारों का विचित्र मिश्रण है। यह चार्टर, सामिधियों, न्यायिक निर्णयों, सामान्य विधि, दृष्टांतों, प्रथाओं तथा परंपराओं से बना है। यह एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेख हैं। इसे एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से लिया गया है। यह संपूर्ण प्रलेख नहीं है, अपितु विकास की प्रक्रिया है। यह संवेग तथा विवेक का शिशु, चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन कहलाता है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता तथा कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। अर्थात निष्कर्ष यह निकला है कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है और वहाँ जो परंपराएं हैं, कोई ना कोई परंपरा के आधार पर ही प्रशासन या न्याय का कार्य किया जाता रहा होगा और उन्हीं परंपराओं या अभिसमयों के आधार पर संविधान का विकास होता चला गया। संविधान की बैठक होती है और उसमें निर्णय लिए जाते हैं। वो संसद के बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं वही वहाँ कानून मान्य किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, ना कि न्यायालय, जबकि भारत में न्यायालय सर्वोच्च है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर संविधान के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। थैंक यू।